हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक आरएल नेटवर्क दे रखा है जो कि एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें वोल्टेज सोर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, लेकिन करंट जो फ्लो कर रही है सर्किट में उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। दैट इज I इज इक्वल टू 10 sin 20t प्लस 30 डिग्री। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 6 ओम और इंडक्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 0.3 हेनरी। हमें कुछ पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं जो है R, XL, फाई, सेकेंड पार्ट में VT, थर्ड पार्ट में VRT, VLT और फोर्थ पार्ट में P एवरेज। VRT है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, VLT है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, VT है वोल्टेज सोर्स का, है ना, वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज, और R है रेजिस्टेंस, XL है रिएक्टेंस, फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इतनी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले आप ट्राई कर लो, जितने भी पार्ट आपसे हो पाए उन्हें कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सोल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सोल्यूशन की, तो हमें करंट दे रखी है। तो करंट से हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पहले वो देखते हैं। करंट है 10 sin 20t प्लस 30। इसको अगर मैं I0 sin ओमेगा t प्लस 30 के फॉर्म में लिखूं तो मुझे पता चलता है कि जो करंट की पीक वैल्यू है ना, दैट इज I0, वो क्या है 10, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 20। ओमेगा की वैल्यू जो है वो है 20। हमें रेजिस्टेंस पता है और इंडक्टेंस पता है। ओमेगा और एल से हम एक्सएल निकाल सकते हैं। ओमेगा और एल से हम एक्सएल निकाल सकते हैं। तो पहले एक्सएल निकाल लेते हैं। एक्सएल क्या होगा, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा 20 है, एल की वैल्यू 0.3 हेनरी है, तो 20 इंटू 0.3, एक्सएल क्या हो गया 6 ओम। अब फ्रेंड्स, अगर आपने थोड़ा बहुत आरएल नेटवर्क है ना या आरएलसी नेटवर्क पढ़ा है तो आपको पता होगा जो आरएल नेटवर्क का जो इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर रजिस्टर दो कनेक्टेड हैं तो उनको हम सीधा ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक रजिस्टर और एक इंडक्टर या फिर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर ऐड हो गए तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम उनको सीधा ऐड नहीं कर सकते। उनका जो रेजिस्टेंस है वो हम सीधा नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस है ना, वो अपने साथ फेज चेंज भी कैरी करता है, अपने साथ फेज चेंज भी कैरी करता है, तो हम उसको सीधा ऐड नहीं कर सकते। अगर रेजिस्टेंस R है ना एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री एंगल पर है, ठीक है, तो जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है जिसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं और XL से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लीडिंग होता है रेजिस्टेंस से बाई 90 डिग्री, है ना, बाई 90 डिग्री लीडिंग होता है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, वो इन दोनों का फेजर सम आता है। फेजर सम कैसे निकालते हैं, हम रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे इस तरह से और फिर रेजिस्टेंस को एक्सटेंड करेंगे इस तरह से और फिर इन दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे। तो ये जो लेंथ आएगी ये इक्विवेलेंट होती है ना, नेट रेजिस्टेंस के ऑफ रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस।
और इसका कुछ फेज़ भी होता है, फेज़ होता है कि ये रेजिस्टेंस से कितना अहेड है, रेजिस्टेंस से कितना अहेड है। तो इसका जो फेज़ होगा फाई, वो रेजिस्टेंस से कितना अहेड है, कितना डिग्री अहेड है वो बताएगा। और जो इसकी लेंथ है ना, जो इसकी लेंथ है वो हमें नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगी। तो फ्रेंड्स इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि ये जो एक्सेल है ये क्योंकि फेज़र है, जो इसमें जो एरो होता है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो भी एक्सेल है ना, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, ये एक्सेल हो गया। और ये जो लेंथ है ये क्या है, आर। और ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर इस जेड की वैल्यू बता सकते हैं। क्या हो जाएगी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर कहाँ से आ रहा है। तो इम्पीडेंस हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर की वैल्यू रख देते हैं, एक्सएल की वैल्यू रख देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, तो 6 स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, तो 6 स्क्वायर। तो इम्पीडेंस कितना हो गया, ये दोनों सेम है, बाहर आ गया 6, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा 2, और क्या बन गया, √2। तो 6√2, जेड इज इक्वल टू 6√2। अब हमारे पास करंट की पीक वैल्यू है जो कि 10 एम्पियर है। तो हम वोल्टेज की पीक वैल्यू बता सकते हैं। वोल्टेज की पीक वैल्यू बता सकते हैं, क्या होगी, वोल्टेज की पीक वैल्यू होगी V0 इज इक्वल टू I0 इंटू जेड, I0 इंटू जेड। ऐसा हम कैसे कर पा रहे हैं फ्रेंड्स? अब हमारे पास इस सर्किट का है ना, इस R और L का टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है, जो कि क्या है, जेड है, जो कि क्या है, जेड है। और जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, जो इसका मैग्नीट्यूड है, और जो करंट का मैग्नीट्यूड है, जो इसका मैग्नीट्यूड है और जो करंट का मैग्नीट्यूड है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। या इसको ऐसे कहें कि जो करंट की पीक वैल्यू है उसको अगर मैं इस इम्पीडेंस के है ना, इम्पीडेंस के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूं, इम्पीडेंस के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे वोल्टेज का पीक वैल्यू मिल जाएगा, वोल्टेज का पीक वैल्यू मिल जाएगा। तो V0 क्या हो जाएगा, I0 इंटू जेड। I0 10 है, जेड कितना है, 6√2, तो V0 कितना आ जाएगा, 60√2। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो करंट है जब इस रेजिस्टेंस में जाएगी है ना, रेजिस्टेंस में जाएगी तो कुछ वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा जो कि इन फेज़ होगा। इन फेज़ होने का मतलब है कि फेज़ डिफरेंस जीरो है ना। इन फेज़ होने का मतलब होता है कि फेज़ डिफरेंस जीरो है। तो जब करंट इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगी तो जो भी वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो इन फेज़ होगा इस करंट के। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स फेज़र डिफरेंस लिखेंगे ताकि मैं आपको इस फाई का सिग्निफिकेंस समझा सकूँ कि ये फाई क्या होता है। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, और जो भी आएगा उसकी हम पीक वैल्यू की बात करेंगे। हम चाहे तो पूरे की बात कर सकते हैं, हम पूरे है ना वोल्टेज की बात कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पीक वैल्यू की केवल ज़रूरत है। तो हम पीक वैल्यू की बात करेंगे। मान लेते हैं कि ये करंट रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई होके पीक वैल्यू प्रोड्यूस करेगी V0 R। V0 का मतलब है पीक वैल्यू और R का मतलब है रजिस्टर के अक्रॉस। तो रजिस्टर के अक्रॉस पीक वैल्यू प्रोड्यूस करती है V0 R। और क्योंकि ये वोल्टेज करंट के फेज़ में है, ये वोल्टेज जो होगा ये करंट के ही फेज़ में रहेगा। आप ऐसे देखो, R मल्टीप्लाई हो रहा है I से, R मल्टीप्लाई हो रहा है I से, तो जो भी वोल्टेज आएगा क्या उसके फेज़ में कोई चेंज होगा?
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो फेज न्यूट्रल एलिमेंट है ना, ये तो फेज न्यूट्रल एलिमेंट है, तो इसका फेज और इसका फेज बराबर होगा, इसका फेज और इसका फेज बराबर होगा, तो इसीलिए वी नॉट आर सेम फेज में होगा करंट के, है ना, सेम फेज में होगा करंट के। और जो इस करंट का फेजर होगा वो छोटा होगा इस वी नॉट आर के फेजर से, है ना, वो छोटा होगा इस वी नॉट आर के फेजर से। तो ये वी नॉट आर हो गया। अब हमें पता है फ्रेंड्स कि जो करंट है, जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो उसमें बहने वाली करंट से 90 डिग्री अहेड होता है, 90 डिग्री अहेड होता है। तो ये करंट फ्लो कर रही है आई, है ना, ये आई का फेजर हो गया। इसके वोल्टेज का जो भी पीक वैल्यू होगा वो भी 90 डिग्री अहेड होगा करंट से, तो उसको बना देते हैं 90 डिग्री अहेड, है ना, वी नॉट एल, 90 डिग्री अहेड वी नॉट एल बना दिया। तो ये वी नॉट आर हो गया, ये वी नॉट एल हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, इन दोनों एलिमेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, है ना, इन दोनों एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, क्या वो बराबर नहीं होगा वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के? जो भी इनका, है, जो भी इनका वोल्टेज है वो वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर होगा, है ना, वोल्टेज सोर्स के बराबर होगा, तभी केवीएल सेटिस्फाई होगा। तो जो भी वोल्टेज इनके अक्रॉस है वो इस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर है। या इसको ऐसे कहें कि जो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज है उनका फेजर सम वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर है। तो इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है उनकी पीक वैल्यू का फेजर सम वोल्टेज सोर्स की पीक वैल्यू के फेजर सम के बराबर होगा। तो इन दोनों की पीक, है ना, इन दोनों के अक्रॉस की जो पीक वैल्यू है ना, उसका फेजर सम वोल्टेज सोर्स की पीक वैल्यू के बराबर है। तो इनका फेजर सम कैसे निकालेंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ऐसे रेक्टेंगल बना लिया एक्सटेंड करके लाइन को, और ये दोनों कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया, दोनों कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो फेजर लेंथ आ रही है ये क्या है? ये पीक वैल्यू है वोल्टेज सोर्स की, पीक वैल्यू है वोल्टेज सोर्स की। ऑलराइट, अब जो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है करंट से, है ना, ये जो करंट से एंगल बन रहा है, ये फाई जो एंगल बन रहा है, ये क्या है? ये वोल्टेज सोर्स का, ये वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है और ये करंट है। तो ये जो एंगल आ रहा है फाई, ये हमें बता रहा है कि जो करंट है ना, करंट जो है वो कितना पीछे है वोल्टेज से, या इसको ऐसे कहें कि वोल्टेज कितना आगे है करंट से, वोल्टेज कितना आगे है करंट से, फाई एंगल आगे है। ऑलराइट, अब हम इस पीक वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? हम इस पीक वैल्यू वी नॉट आर को क्या लिख सकते हैं? आई नॉट इंटू आर, पीक वैल्यू ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को हम क्या की पीक वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सएल। अब आई नॉट कैंसिल आउट कर दो, है ना, आई नॉट कैंसिल कर दो, क्योंकि दोनों में है। और वी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कि वी नॉट क्या है? आई नॉट इंटू जेड। वी नॉट क्या है? आई नॉट इंटू जेड। फ्रेंड्स, जब हम इसको पाइथागोरस से लिखेंगे, क्योंकि ये जो भी लेंथ है वी नॉट एल, है ना, ये जो लेंथ है वी नॉट एल, इसको जब मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा यहाँ पर, उसके बाद जब पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये आई नॉट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये क्या है? एक्सएल है, और जो ये लेंथ है ये क्या है? आर है। तो फाई क्या हो जाएगा, या tan फाई क्या हो जाएगा? tan फाई हो जाएगा एक्सएल बाई आर। tan फाई क्या हो जाएगा? ये लेंथ एक्सएल बाई ये लेंथ आर, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो फाई क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। फाई हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल बाई आर।
तो यही लिखा है मैंने यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL दैट इज 6 ओम और R दैट इज 6 ओम। तो यहाँ से 6/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45। अब फ्रेंड्स मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच कितना फेज एंगल है फाई का। तो वोल्टेज क्या लिखाएगा, वोल्टेज की हमें पीक वैल्यू पता है, तो वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू में पता है वी नॉट कितनी है 60√2, और बाकी तो सारी साइन तो चेंज नहीं होगा, है ना, साइन वही रहेगा। मतलब ये चीज़ जो है होती है ना फ्रेंड्स, ये चीज़ चेंज नहीं होती है ना, ये चीज़ चेंज नहीं होती है। वोल्टेज से करंट में जाओ या करंट से वोल्टेज में जाओ, ये चीज़ चेंज नहीं होती है। आप एसी सर्किट में हर जगह देखोगे ये चीज़। क्यों होता है वो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं पिछले 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ ऑलरेडी, तीसरी बार रिपीट नहीं करना चाहता। तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये साइन है ना, ये वैसे का वैसा रहेगा, और ये जो भी इसका फेज़ है वो वैसे का वैसा रहेगा, वैसे का वैसा रहेगा। बस जो ये जो 5 डिग्री अहेड है ना, जो 5 डिग्री अहेड है करंट के फेज से, है ना, करंट के फेज से जो 5 डिग्री अहेड है वो इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। या ऐसे देखो, या इसको अगर और अच्छे से समझना है तो ऐसे देखो, पीक वैल्यू हमें पता है, फिर हमें क्या करना है, हमें करंट का फेज लेना है ना, ये साइन ले लिया, फिर करंट का जो भी फेज़ है करंट का कितना है ω t + 30, उसको ले लिया ω t + 30, फिर उसमें हमने क्या किया 5 डिग्री ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि 5 डिग्री वोल्टेज ऐड है। इस तरह से आपको बेटर समझ में आएगा। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, तो वी नॉट की वैल्यू क्या है 60√2 साइन ω t + 30 डिग्री प्लस 5 की वैल्यू क्या है 45, तो वी टी क्या हो गया 60√2 साइन 20t, है ना, 20t + 30 + 45 75 डिग्री। तो ये अपने पास आ गया वी टी। अब हमें चाहिए वी आर टी। तो वी आर टी के लिए आप क्या करो, है ना, रेजिस्टेंस को सीधा मल्टीप्लाई कर दो करंट से। क्यों? क्योंकि ये फेज़ न्यूट्रल एलिमेंट है, कोई चेंज नहीं आएगा फेज़ में। तो आर आई टी कर दिया, आर की वैल्यू है 6, आई टी की वैल्यू है 10 साइन 20t + 30 डिग्री। तो अपने पास वी आर टी की वैल्यू आई 60 साइन 20t + 30 डिग्री। अब बात करें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की, है ना, वी एल टी की बात करें तो ये कितना होगा। इसका एक तरीका फ्रेंड्स ये है कि LdI/dt कर दो। आपको पता होगा कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ करंट चेंज। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो L आ जाता है। तो VLT क्या हो गया LdI/dt। इसमें वैल्यू पुट कर दो करंट की, तो L की वैल्यू है 0.3 और डिफरेंशिएशन d/dt। I की वैल्यू पुट कर दो 10 साइन 20t + 30 डिग्री। अब क्या होगा 0.3 10 बाहर आ जाएगा और ये 20t डिफरेंशिएट होगा तो 20 बाहर आ जाएगा। फिर ये साइन डिफरेंशिएट होकर कॉस में बदल जाएगा और ये अंदर का वैसा लिख जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.3 × 10 3 हो जाएगा, 3 × 20 60 हो जाएगा और 6 cos 20t + 30 डिग्री। तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। इसके अलावा हमसे पूछा था पी एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, है ना, पी एवरेज कितना होगा। तो पी एवरेज होता है हाफ, है ना, वी नॉट आई नॉट cos फाई। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है, कितनी आई थी 60√2। आई नॉट की वैल्यू कितनी थी, आई नॉट की वैल्यू है 10 और cos फाई की वैल्यू ये कितना है 45, है ना। तो 45 cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। तो ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 इसको 30 में बदल देगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 300 वाट। तो
तो इस तरह से हमने इसके सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।